बोल के, लिख के तो सबमिट नहीं किया, माई सेल्फ का ऐसे लिख के तो नहीं दिया, माई सेल्फ दिस दिस दैट फ्रॉम दिस प्लेस, और मुझे दे दिया मैम ये रहा मेरे बारे में। बोला, बोल क्यों पाए? एक तो बचपन से प्री फिट है हमारे दिमाग में माई सेल्फ, ठीक है, ऑलरेडी व्हाट डू यू कॉल दैट, सॉफ्टवेयर लोडेड है, वो अपलोडेड है वो माई सेल्फ का। और दूसरा, क्योंकि ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, अभी तक आप छोटे से लेकर अब तक इतने बड़े हुए, आप आपने ग्रो किया, आपने लैंग्वेज सीखी, बोलना सीखा, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है वो सीखा। आप सबने बोला, चलो लाइंस लगभग सबकी सेम थी क्योंकि वो फिक्स्ड है दिमाग में, बट हर किसी का बॉडी लैंग्वेज, हर किसी का पोस्चर, हर किसी की टोन ऑफ वॉइस अलग अलग थी, किसी की सेम नहीं थी। किसी ने बहुत क्लैरिटी से बोला, किसी की आवाज़ थोड़ी दबी सी आई, या कोई बहुत दूर थे जैसे कि वो, तो मुझे वो क्लियर नहीं आवाज़ आई, मैंने दोबारा पूछा। सो दिस इज़ व्हाट ओरल कम्युनिकेशन हो रही है आपके और मेरे बीच में। आपने सब कर लिया। माई सेल्फ का ऐसे आपने पहले लिखना सीखा था, एग्ज़ाम में आता था राइट एन ऐसे ऑन माई सेल्फ, लिख के आते थे। बताना लोगों को, कोई पूछता था, वो तो बहुत बाद में सीखा, जब कोई पूछता था, बड़े होते थे तो मम्मी पापा बोलते थे टेल हिम अबाउट योर सेल्फ, तब बताते थे, है ना। सो यहाँ भी हमने वही करना है। अभी तक आपने सीखा लिखना कैसे है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। अब आपको वो लिखा है जो आपने, उसको आप ओरली कैसे कम्युनिकेट करोगे वो सीखना है। एसेंशियल पार्ट इज ड्राफ्टिंग एंड लिखना, बट if it's urgent you can go and take the call outside. Okay, so but आप उसे where were we, लिखा है उसको ओरली कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे। एसेंशियल पार्ट है लिखना, ड्राफ्टिंग। ओके, प्लीज़ सब अपने फ़ोन साइलेंट कर लेना, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स ओके, बट अभी सब प्लीज़। एंड ये होता है हाँ, तो एसेंशियल पार्ट है लिखना। जब तक लिखोगे नहीं तब तक बोलोगे कैसे, या जब तक आप सुनोगे नहीं उसको लिखोगे कैसे और फिर उसे बोलोगे कैसे। तीनों एसेंशियल हैं। एक अच्छे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए। ड्राफ्ट बना लिया, लिखने का काम हो गया, उसके बाद क्या, अब क्या करोगे। ड्राफ्ट सबमिट हो गया, कंपटीशन के लिए आपका ड्राफ्ट सबमिट भी हो गया। नेक्स्ट व्हाट, आर्ग्यूमेंट्स। कहाँ पर आर्ग्यू करोगे, ठीक है, और क्या आर्ग्यू करोगे, ठीक है, जो मैटर था आपका, जो मूड प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड आर्ग्यू करोगे। कैसे आर्ग्यू करोगे, कैसे स्टार्ट कैसे करोगे उस आर्ग्यूमेंट को। जो ब्रीफ फैक्ट्स के पहले तो वही बताए जाएंगे, फिर इश्यूज क्या है, फिर उस इशू को रेज करने का हमारा क्या मैटर था वो। जैसे जिस प्रोसेस में, कुछ अलग मेथडोलॉजी नहीं है उसकी, जिस प्रोसेस में आपने अपना मेमोरेंडम फ्रेम किया है ना, उसी प्रोसेस में आपको उन्हें बताना भी है। सबसे पहले मेमोरेंडम में क्या फ्रेम किया था आपने, सबसे पहले क्या था मेमोरेंडम में, आप बेसिक, मैं पेज और इंडेक्स से नहीं, मैं आई एम सेइंग यू, बट फैक्ट्स, सबसे पहले फैक्ट्स लिखे आपने, समरी ऑफ फैक्ट्स, ब्रीफ फैक्ट्स, उसके बाद इश्यूज फ्रेम, ब्रीफ इश्यूज, देन उन्हीं इश्यूज पे ब्रीफ आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड। ये 4 चीज़ें थी। आपको कोर्ट में भी यही 4 चीज़ें प्रेजेंट करनी है, प्लस विद एविडेंसेस ऑफ कोर्स इफ इट्स अ ट्रायल कोर्ट।
आपका जो ब्रीफ है या मेमोरेंडम है वो तो ऑलरेडी ऑपोजिट टीम को आपके कंपटीशन से पहले दे दिया जाएगा और उनका मेमोरेंडम आपको दे दिया जाएगा टू रिव्यू इट। और हो सकता है कि जो ज्यूरी है उनको भी इन एडवांस आपका मेमोरेंडम दे दिया जाए, दोनों टीम्स का। कई बार नहीं भी देते, सेम डे जिस दिन कंपटीशन है, कंपटीशन से 1 घंटा पहले उनको दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर पहले से दे दिया इन एडवांस, वेल इन एडवांस, तब तो वो फैक्ट्स जो भी आपका मेमोरेंडम आर्ग्यूमेंट्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर 2 घंटे पहले दिया उन्हें, तो वो कैसे आप उन्हें समझाओगे कि आपके मेमोरेंडम में है क्या? 2 घंटे में तो आपका मेमोरेंडम दोनों टीम्स का, और वो भी फर्स्ट राउंड में तो 4 मेमोरेंडम्स पढ़ने पड़ेंगे उन्हें, 2 पिटिशनर के, 2 रिस्पोंडेंट के। तो वो कैसे पढ़ेंगे फिर? 2 घंटे में तो नहीं हो पाएगा। तो कैसे समझाओगे उन्हें? जब आप प्रेजेंट होगे कोर्ट में, कैसे समझाओगे उन्हें कि व्हाट इज इन योर मेमोरेंडम? कुछ तो बोलोगे उन्हें, बताओगे कुछ तो फैक्ट्स। और क्या आपके ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो बताओगे आप सबसे पहले, ठीक है। आपको मूट कोर्ट में हो आप, आई एम द जज, ये टीम ए है, ये टीम बी है, फॉर इंस्टेंस, ये पिटिशनर है, ये रिस्पोंडेंट है, ओके। राइट साइड में जब आप आओगे, मेरे नहीं, जज के नहीं, आपका जो राइट होगा वहाँ पे पिटिशनर का टेबल होगा, लेफ्ट में होगा रिस्पोंडेंट का टेबल। यहाँ जज होंगे, जूरी होगी, उनके रीडर्स एंड स्टेनोस। क्लियर है? एक पिक्चर क्रिएट हो गई है माइंड में। अभी आई डोंट नो इफ़ द मूट कोर्ट रूम इज़ रेडी, अदरवाइज वी वुड हैव गॉन देयर एंड आज की क्लास हम वहाँ पर लेते, बट आई एम नॉट श्योर इट्स रेडी। सो हम यहीं पे हाइपोथेटिकली प्रिज्यूम करते हैं, ठीक है। अब जो केस था, फॉर एग्जांपल हम इसी केस के रिगार्डिंग अच्छे से फैक्ट्स तो सबने पढ़ लिए इस केस के, पता है सबको, इश्यूज भी देख लिए, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस भी पढ़ लिए होंगे अब तक तो आप लोगों ने। तो कैसे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले पिटिशनर स्टार्ट करेंगे, है ना? क्यों पिटिशनर क्यों स्टार्ट करेंगे? हाँ, क्योंकि अग्रीव पार्टी कौन है? जो प्लेंट फाइल कर रहे हैं, जो पिटिशन फाइल कर रहे हैं, जो या जो सूट फाइल कर रहे हैं। पिटिशनर स्टार्ट कैसे करेंगे? कुछ आइडिया थोड़ा सा ट्राई करो। आपको मुझे बताना है आपके मेमोरेंडम में क्या है, आप कैसे आर्ग्यू करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे अपना केस। स्टार्टिंग से? किस स्टार्टिंग से? वो तो पता है, लेकिन वो कैसे, उसका मेथड क्या रहेगा, उसको कैसे प्रेजेंट कैसे करोगे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, सेक्शन क्या? नहीं, वो आप बाद में जब आर्ग्यू करेंगे वो आप तब बताएंगे। स्टार्ट किस चीज़ से करोगे आप? सबसे पहले एड्रेस कैसे करोगे जजेस को? गुड आफ्टरनून, माय लॉर्ड, रिस्पेक्टेड जजेस, ऑनरेबल जजेस। क्या उनको ये बोलोगे आए सीधा आके गुड आफ्टरनून टू द ऑनरेबल जजेस, और क्या बोलोगे उन्हें? वेरी गुड। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे। फर्स्ट टाइम मिलोगे ना जज से, तो वो सीधा आपको कैसे पता वो आपको जानते हैं या नहीं? उन्हें क्या पता? आपने बताना है अपने बारे में। आप उस पोजीशन में खड़े हैं कि आपको सामने वाले को अपने बारे में बताना है, अपने केस के बारे में बताना है, और आप क्या रिलीफ चाहते हैं वो बताना है। जब तक आप बताओगे नहीं मुझे, तो मैं कैसे आपको वो रिलीफ ग्रांट कर दूंगी, राइट? तो आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो इन्होंने बहुत सही कहा, आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर, जो भी यहाँ पे नाम, ठीक है, जो टाइटल होगा पिटिशनर का,
और रिस्पोंडेंट बोलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट, नेम जो भी नेम होगा इसमें। क्लियर है? ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन बेसिक, और बहुत तरीके हैं, आप धीरे धीरे सीखेंगे वो। उसके बाद आप बताएंगे कि मैटर किस दो पार्टीज के बीच में है। आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू, बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट इन मैटर ऑफ, टाइटल क्या था इन पार्टीज का? नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्लियर है? अंडर, ठीक है। अब इसमें आप ये भी बताओगे कि I would like to bring to the notice of this honorable court that I am presenting on behalf of the petitioner under, as provided under Article 136, which signifies and recognizes the right of this honorable court to adjudicate this matter. वही आपने सबसे पहले वहाँ टाइटल लिखा अपने मेमोरेंडम में, पार्टीज़ के नाम लिखे, वो आपको बोल के समझाना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा अंडर विच सेक्शन या अंडर विच आर्टिकल और सेक्शन आपका मैटर फॉल कर रहा है, आपने वो मेंशन कर दिया। उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन, ये तीन चीज़ें आपको मेमोरेंडम में भी सबसे पहले बतानी है, और जब आप ओरली आप आर्ग्यू कर रहे हो आपको वो भी सबसे पहले बतानी है कि मैं इस कोर्ट में क्यों आया हूँ। क्यों? क्योंकि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 136। आपने लिख तो दिया लेकिन आपको ओरली भी बताना है। क्यों? क्योंकि भूल जाओ कि आपका मेमोरेंडम पढ़ा है, किसी ने ड्राफ्ट पढ़ा है। ऐसे सोचो कि आपने अपना ड्राफ्ट अपने लिए बनाया है, अपनी स्टडी के लिए, ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे। सामने आपको सिर्फ आर्ग्यू करना है, आपको सिर्फ ओरली कम्युनिकेट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे? क्या है मेमोरेंडम में? उसके बाद फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स कैसे प्रेजेंट करोगे? जैसे अब तुमने लिखना भी उसी लैंग्वेज में है, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट इसमें भी देखो कितनी पोलाइटली उन्होंने लिखा हुआ है। पढ़ो एक बार। द काउंसिल फॉर द एपेलेंट्स POC हेयर बाय हम पेट्रोल ऑयल कॉर्पोरेशन, नो शॉर्ट फॉर्म्स एंड नो अब्रीविएशंस व्हाइल स्पीकिंग। The Council for the Appellants Petrol Oil Corporation hereby humbly submit, आपको बोलना भी इसी टोन और इसी मैनर में है, to this honorable court's jurisdiction under Article 136 of the Constitution of Union of India। ठीक है, कुछ अलग नहीं बोलना है, जो इसमें लिखा है बस वही बोलना है आपको। वो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जब अपना मेमोरेंडम बार बार पढ़ोगे आपको बहुत चीज़ें तो इसमें से ही निकल कर आएंगी आपके, कुछ इससे बाहर तो नहीं होगा, जो है सब इसी के अंदर है। बस उसको रखोगे कैसे सामने वाले के आगे, वो मैटर करता है। उसके बाद क्या है? स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बाद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। अब ये मेरे आगे कैसे प्रेजेंट करोगे? मैंने ये पढ़े नहीं है, मेरे पास ये मेमोरेंडम नहीं है, मुझे अपने फैक्ट्स कैसे बताओगे? मैम जो फैक्ट्स लिखे हैं उसके बता दें, लाइक जो कोई स्टोरी है उसको ब्रीफली बताओगे, राइट, बट कैसे बताओगे? हाउ विल यू स्टार्ट, हाउ विल यू इनिशिएट टेलिंग मी योर फैक्ट्स? हाँ जी, राइट। कुछ भी आप उस कोर्ट रूम में, मूड कोर्ट रूम में या रियल कोर्ट में, कुछ भी आपको बोलना है, एविडेंस प्रेजेंट करना है, कोई विटनेस प्रेजेंट करना है, यू विल सीक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट आपकी नहीं है, जज की है। आप किसी के घर जाते हो, वहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको यूज़ करनी होती है या फिर उन्हें कुछ दिखाना होता है, परमिशन लेते हो ना कि कैन आई टच दिस थिंग, कैन आई यूज़ योर वॉशरूम? यस, बट वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट तो जज साहब का है मैम। हम मेन किसी कोर्ट में अगर हम जा रहे हैं तो हम हर बात की परमिशन नहीं लेते ना, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नहीं, अगर दोज आर पार्ट ऑफ, नहीं, दोज आर पार्ट ऑफ कोर्ट रूम मैनरिज्म्स। हम यहाँ पर वो चीज़ शायद
हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में दे डोंट वैल्यू दिस मच, इतना मैनरिज्म्स पे ध्यान नहीं दिया जाता. आपको हार्डली 2 या 4 एडवोकेट्स मिलेंगे और जजेस भी जो इस चीज़ को वैल्यू करते हैं. बट इन रियलिटी अगर आप, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, मेरा एक केस था, दिल्ली हाई कोर्ट में था केस. सो देयर वाज अ फीमेल जज जो मेरी ही बैचमेट थी. सो यू रियलाइज दैट वो मेरी ही बैचमेट या फिर 1 साल सीनियर होंगी, मतलब मेरे ही उसमें थी वो. तो क्या हुआ, कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था मेरे सीनियर का. ऑब्वियसली आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय सीनियर. तो ऑपोजिट पार्टी से कुछ ऑब्जेक्शन आया जो कि उनके बिहेवियर से रिलेटेड था, कुछ केस से रिलेटेड नहीं था, उनके बिहेवियर से रिलेटेड था. उन्होंने कुछ इस लहजे में, इस टोन में उनसे बात की एज इफ वो जज को डिक्टेट कर रहे हैं कि मैम आप ऐसा कीजिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा. तो पता है उन्होंने क्या बात बोली थी? ऑल्दो शी वॉज सेम एज एज माइन, बट इन द कोर्ट रूम I was also addressing her as your honor, your ladyship, not as by her name or as I know her. तो उन्होंने पता है क्या बात बोली पूरी कोर्ट के सामने, और एंड दिल्ली हाई कोर्ट में आपको जगह तक नहीं मिलती पीछे खड़े होने तक की भी. तो उन्होंने बोला, वकील साहब ये मेरी कोर्ट है, you will not tell me what to do and what not to do. That might have sound rude लगा होगा, but वहाँ पे आप एक जज की पावर को समझते हैं और पहचानते हैं. सो ये समझ के चलो कि वो कोर्ट रूम जज के, हम तो अपनी पार्टीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं ना. हम क्यों जा रहे हैं कोर्ट रूम में? भगवान के पास मंदिर में क्यों जाते हो? भगवान के पास मंदिर में जाते हो थैंक यू बोलने, प्रे करने, कुछ विश करने. मंदिर किसका है? भगवान का है, हमारा तो नहीं है. हमने सिर्फ शायद बनवाया होगा, उसमें डोनेशन दिया होगा, लेकिन हम जा रहे हैं भगवान के मंदिर में. एंड जज इज़ नो लेस देन गॉड. ठीक है, जब अभी और आप पढ़ोगे, समझोगे चीज़ों को, जब नहीं आपको रिलीफ मिलता पार्टीज़ को, कैसे पार्टी सिर्फ प्रेयर क्यों बोलते हैं लास्ट में, हम प्रे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जज को वो ओहदा दे रहे हैं, हम ज्यूरी को वो ओहदा दे रहे हैं कि वो भगवान हैं. अपुनिच भगवान है वाला डायलॉग है ना. सो कोर्ट जज की है. तो हम कहाँ थे अब ये मुझे बता दो, मैं तो घूम ही गई पूरा. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ब्रीफ, परमिशन लेंगे हम. परमिशन नॉट इन अ वे कि वो आप यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीमली सबमिसिव. आप भी एडवोकेट हैं, यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. बार एंड बेंच बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल. जितने स्मूथ बार एंड बेंच के रिलेशंस होंगे उतना अच्छा हमारा जुडिशियल सिस्टम होगा. ये बात समझनी चाहिए हर लॉ स्टूडेंट को, हर एडवोकेट को, बट समझते नहीं हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ये जजेस को भी समझना चाहिए और एडवोकेट्स को भी. बट वॉट यू से इज़ परमिशन लेना मतलब कि आई वुड जस्ट लाइक कि आप टाइम मांग रहे हो उनसे, उनका एक, क्योंकि आपको मूट कोर्ट में एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया जाएगा. जैसे कोर्ट में भी आपको पूरा दिन तो जज साहब आपका ही केस नहीं लेंगे ना, हियरिंग सिर्फ आपके केस की नहीं होगी. वैसे ही मूट कोर्ट में हर पार्टी के हर मेंबर के पास 3 मेंबर्स होते हैं, स्पीकर 1, स्पीकर 2, रिसर्चर. उनके पास एक लिमिटेड टाइम है जो कि आपकी रूल बुक में मेंशन होगा ऑलरेडी, आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल 12 से लेके 15 या 18 मिनट तक स्पीकर 1 के पास है, सपोज 10 से लेके 12 मिनट तक स्पीकर 2 के पास है बोलने के लिए, और इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होगा. राइट फ्रॉम द बिगनिंग यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट टेलिंग योर फैक्ट्स इन ब्रीफ. उसमें अगर रिबटल्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, टिल द एंड ऑफ प्रेयर, वो उस 12 से 18 मिनट के बीच में आपको करना है. इसीलिए आपका जो आप वहाँ बोल रहे हैं, आप ये पूरा बोलने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा. आपको इसको क्रिस्प एंड कंसाइज रखना है. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे गेहूं में से गुण छानते हैं ना, गुण बोलते हैं ना, गुण छानते हैं, वैसे आपको इसमें से गेहूं छानना है. ठीक है,
ब्रीफली अपने फैक्ट्स बताओ। ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको ब्रीफली प्रेजेंट करोगे और परमिशन सीख करोगे। मे आई सीक द परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। ये सुनो ध्यान से। ऑब्वियस मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ जो एक हैं वो आपको डिक्टेट भी करवा दूंगी मैं आपको, सो दैट यू कैन राइट डाउन। मे आई सीक द परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट टू रीड द फैक्ट्स इन ब्रीफ, और मे आई रीड द फैक्ट्स इन ब्रीफ, ठीक है। लेकिन अगर फैक्ट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अब ये परमिशन क्यों लेनी है? हो सकता है कि ऑलरेडी फैक्ट्स पढ़ रखे हैं, या आपसे पहले जो पार्टी गई है, मान लो आपका सेकंड राउंड है आपका, ठीक है। फर्स्ट राउंड में पिटिशनर, आप एज अ पिटिशनर, दूसरी पार्टी एज अ रिस्पोंडेंट, ठीक है। आप रिस्पोंडेंट की तरह जा रहे हो, उससे पहले पिटिशनर आ चुका है फर्स्ट राउंड में, उसने फैक्ट्स बताए होंगे, तो आपके पास शायद वो टाइम सेव करने का मौका है। लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए। मे बी वो सुनना चाहें आपसे फैक्ट, अगर नहीं सुनना चाहें तो वेल एंड गुड, आपका टाइम बच रहा है, लेकिन आपको उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? एक ब्रीफ बताना है। जैसे अगर मैं इस केस के आपसे ब्रीफ फैक्ट्स पूछूं, मुझे बताओ, तो आप क्या बताओगे? मुझे क्या बता पाओगे? खड़े होके प्लीज आप ट्राई कीजिए। कोई आप करोगे और आप ओके आप कीजिए प्लीज। यू नो द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, आप थे उस दिन? ओके स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ मैं। by the pirates, and in that cargo, and in that things are the possession of pirates, which belongs to Petro and Corporation, and they hire that company. And basically the issue is that they have, without negotiating with the actual company, and they negotiate with the pirates and gave them $2 the amount. And the thing is that they are asking for 100% goods loss which they lost in that, and they abandoned. They who? They who? The company. Which company? You are representing yourself on behalf of? Okay. The appellants. So एक सेकेंड, आपने सुना इन्होंने अभी क्या क्या, क्या इन्होंने बोला? अगर ध्यान से आप कहीं भी द कंपनी, एक बार आपने भी आर्ग्यूमेंट में पार्टी को रिप्रेजेंट किस बिहाफ पे कर रहे हो, आपने वो मेंशन नहीं किया। नंबर 1 मिस्टेक, ठीक है। यहीं से सीखोगे, इसलिए मैं आप सबसे पूछ रही हूँ। आप बताओगे कि आप एपेलेंट की तरफ से बोल रहे हो और डिस्प्यूट इज बिटवीन द एपेलेंट। एक बार सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार कंपनी का नाम बताओगे अपने आप, जब ब्रीफ स्टेटमेंट दोगे। आफ्टर दैट यू विल कंटिन्यू एज द एपेलेंट डैश 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 एंड द रिस्पोंडेंट इन रिटर्न डिड नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, इन दिस प्रेजेंट केस माई क्लाइंट और my client or the appellants demanded for 100% cover, which was not fulfilled by the respondent. So you will address the parties as appellant and respondent throughout the oral communication and oral arguments. Make it a point. बार बार आप पार्टीज के नाम नहीं लोगे, क्योंकि बहुत लंबे नाम भी हो सकते हैं, आपको याद भी नहीं रह सकते। और जैसे अब आप बोल रहे हो द कंपनी तो 2 हैं इसमें, कैसे क्लियर होगा कौन सी कंपनी की आप बात कर रहे हो? सो इसीलिए एपेलेंट है या रिस्पोंडेंट है आप क्लियर करेंगे, ठीक है। आया समझ? और कोई बताएगा मुझे एक बार और स्टोरी फैक्ट्स की? थैंक यू, सिट डाउन। फैक्ट्स ब्रीफ में
जिसको याद है फैक्ट्स और अच्छे से, प्लीज ट्राई करो। या ये पढ़ना है फिर से, क्योंकि आई वांट आप लोग ट्राई करें, बोलें आप लोग कैसे बोलेंगे। संध्या यू वांट टू ट्राई? पढ़ लो दोबारा से, तभी बोल रहा हूँ। आई गिव यू टाइम, रीड आउट द फैक्ट्स। नहीं हो सकता, इसीलिए ब्रीफ सबका अलग अलग होगा। रिसर्चर का ब्रीफ अलग होगा, स्पीकर 1 का अलग होगा, 2 का अलग होगा, इसलिए अपने ब्रीफ से बोलो। एक आर्ग्यूमेंट मुझे चाहिए अबाउट, मतलब एक ब्रीफ फैक्ट्स का स्टेटमेंट चाहिए मुझे आप लोगों से। प्रिपेयर इट, सोच लो। फैक्ट्स कहते हो तो मैं ये कर देती हूँ, स्क्रॉल कर दूंगी, इतने ये पढ़ लो। एक बार यहाँ से अगर तुमने स्टार्ट कर दिया ना, फिर धीरे धीरे यू विल मूव फॉरवर्ड, बढ़ते जाओगे, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इसको ट्राई करो, एटलीस्ट कोशिश। जब स्क्रॉल करना हो बता देना। एक लाइन नोट डाउन करो, वो ऐड करके अपने आर्ग्यूमेंट्स मुझे प्रेजेंट, अपना ब्रीफ प्रेजेंट करना। राइट इट डाउन। वैसे मैंने पहले बोला था अगर आप लोगों ने लिखा है, बट आई विल रिपीट इट। हाँ, यू कैन से दैट, यू कैन ऐड दैट। विद ड्यू परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, the council would like to brief the bench with facts of the case. टू मिनट्स टाइम। लिख लिया ना सबने? रह गया? One minute left.
करें स्टार्ट। आप लोग ने प्रिपेयर किया आर्ग्यूमेंट्स, किसी ने पीछे से? डन करो फिर। हाँ आप ही करो, आपका हो गया ना। Review the position now Honorable Court. The council would like to brief the bench with the facts of the case. परमिशन ग्रांटेड। As the fact of the case is, अभी परमिशन ग्रांटेड जब मैंने बोला इनको, नो थैंक यू नहीं, इनफॉर्मल हो जाएगा थैंक यू। यू विल से मच ऑब्लाइज योर ऑनर। क्लियर? हाउ? नहीं आप कह रहे थे ना यहाँ से आके पढ़ोगे आप फैक्ट्स। case brief facts of the case are जो modular shipping corporation है, the appellants in this case, I am representing on the behalf of them. The modular oil shipping corporation hired Petro Oil Corporation. Sorry, दोबारा से start करते हैं. I am representing on the behalf of appellants which are Petro Oil Corporation के. Who hired the ना जैसे आ रहा है गो विद द फ्लो। हिंदी में कर दूँ फिर जल्दी हो जाएगा। नहीं कॉम्पिटिशन ये समझाने के लिए हिंदी लैंग्वेज था हमारा। अभी मूड कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। अभी तक कोई मूड कंपटीशन हिंदी में नहीं हुआ है इसलिए ट्राई करो, कोई इशू नहीं है, गलत सही नहीं है, आप बस जस्ट स्पीक एंड ट्राई। Appellants hired the modular shipping corporation for the purpose of carrying cargo between Malaysia and Mumbai. The vessel captured by the Somali pirates on 19 August 2013, which may be noted down by the bench date. On 20th August, Modular Shipping Corporation sent a mail to appellants stating that negotiations were being carried on with the pirates. फिर जो US naval ship intercepted a message between Somali pirates which gave them cause to believe that the vessel with its crew and cargo were not likely to be released
short order as the pilots were not satisfied. Scroll it. Next, appellants, Petro Oil Company, still out of possession, so they start to initiate with their insurer, the respondent company, National Insurance Corporation, having its registered office Kolkata. Initially, जो contract था तो appellants and respondents के बीच में, they covered the loss only of 80%, but जो authorized agent हैं appellants के, they decide to amend the contract to cover the 100% of loss. But that proposal would likely to be approved by only come in force after the approval of the board. As the authorized agent of the respondent company said that he will himself replied in 1 week after approval of the board. Appellants serve a notice of amendment to the respondent on 17 October 2013. That date also note down. The same was rejected by the That date also may be noted down, please. That date also may be noted down. Same was rejected by the insurance company. Pirates give the ransom $2 million to the Modular Shipping Corporation. The जो कार्गो शिपिंग था the ransom of $2 million is completed on 4 November 2013 with the payment of $2 million. For Petro Oil Corporation, the appellants commend proceedings against national respondents that before the Bombay High Court, which is rejected for demanding the 100% of the values of good as they want to amend the contract. Bombay High Court dismissed this matter on the ground of lack of jurisdiction. So the appellants, so the appellants come this honorable court to representing to seek justice in section 130, article 136 of the Constitution, special leave petition before this honorable court. Thank you. Very good. Good try. Very good try. एक और कौन करेगा? Who will try? Somebody from here? हाँ, please. With the due permission of Honorable Court, the counsel, as a counsel on the behalf of my client, which is appellant, I would like to take the permission from the court to brief the facts of the case. Yes, please go ahead. Obliged. Much obliged. A vessel which is owned by Modular Shipping Corporation, which was hired by appellants, that is Petro Oil Corporation. During the route, the vessel was captured by pirates, that is on 19 August 2013. Mail was sent stating that negotiations were carried out. Appellant decided to negotiate with the National Insurance Company, which is here respondents. Initially, contract covered 80% of total loss, and appellant negotiated and demanded to amend that to 100%. Mr. Putter, who was on the behalf of NIC respondents, he replied in affirmative that the proposal will likely to be accepted by the board. Contract includes clause for further amendments by mutual consent. It was also rejected by the insurance company, that is respondents. Appellant commenced the proceedings against the respondents, which was rejected on the
on the basis of lack of jurisdiction and agreed by the order of Bombay High Court, my client filed a petition under Article 136 of Constitution of India in the Supreme Court. गुड, सिट डाउन, वेरी गुड. इन दोनों के लिए प्लीज़ राउंड ऑफ अप्लॉज. समझ आ गया अब कैसे करना है? क्लैरिटी, ब्रीफ, बिल्कुल ब्रीफ इन योर वर्ड्स. ओके, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन अभी तक इसमें, कुछ डाउट? हाँ, क्या? फिर से बोलो ना. कल फिर बताएंगे. चलो कल भी बता देना. अभी कुछ समझना है इससे रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर. हाँ जी. संध्या दीदी ने हाँ. बिल्कुल ब्रीफ में बताया, बट इन्होंने जो बताया वो अपने लेटर देना चाहिए. इन्होंने बिल्कुल वो बताए जो इनकी तरफ से थे. तो ब्रीफ दोनों सही हैं. वही तो सही दोनों हैं. डिफरेंस देखा आपने? पता चला डिफरेंस? ब्रीफ में उन्होंने भी बताए, ब्रीफ में इन्होंने भी बताए. उन्होंने दोनों पार्टीज़ के बिहाफ पे बताए, लेकिन फेवरेबली उन्होंने भी अपने पार्टी की तरफ से ही बताए, लेकिन उन्होंने सब फैक्ट्स बताए. ओके, नॉट एन इशू. बट यहाँ पे इस सिनेरियो में आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास समय नहीं है. तो यही आपने क्वेश्चन पूछा, इसका मैंने जवाब दिया. अब आपको समय को ध्यान, गलत नहीं है. अभी आप लोग फर्स्ट ट्राई कर रहे हो, इसलिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया. बट कीप टाइम इन माइंड. आपको फैक्ट्स, वो मैं आपको एंड तक सब बताती मैं आपको, बट आपने अभी पूछा, गुड. आपको फैक्ट्स बताने में कितना टाइम देना है, आपको इश्यूज समझाने में कितना टाइम देना है, एविडेंसेस को अप्रेजल में कितना टाइम देना है, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि 12 to 18 मिनट्स में से आपके अकॉर्डिंग अभी जो ये फैक्ट्स हैं, हमें उसके लिए कितना टाइम चाहिए था. अभी ये इस फैक्ट के या इस मुझे बताने के लिए ये ब्रीफ में कितने मिनट्स हमें रिक्वायर्ड थे? 3 मिनट? बहुत ज़्यादा है 3 मिनट. 1 to 1.5 मिनट्स. और उसमें भी अगर आपको जज ने बोल दिया कि मुझे स्पीकिंग हम फैक्ट्स बता रहे हैं ब्रीफ करने जज साहब को, तो अगर कुछ फैक्ट्स छूट जाए कोई इशू नहीं है. इसीलिए तो ना, वही बात, उनकी बात आ जाएगी. बस वो फैक्ट्स नहीं छूटने चाहिए जो आपकी पार्टी के फेवर में हैं. इसीलिए इसके लिए क्या, ये ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पूरे फैक्ट शीट मेमोरेंडम खोल के नहीं पढ़ सकते हो, मेमोरियल खोल के. आपको एक पॉइंटर्स लिखने होंगे जो मैं आपको डे 1 से बताती आ रही हूँ. एक फ्लो चार्ट, एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. जैसे डेट्स इन्होंने मेंशन की, वो इनको रटी होनी चाहिए डेट्स, ताकि एटलीस्ट आपको वो बार बार रेफ़र ना करनी पड़े. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको फैक्ट्स में समझानी है, तो बेटर है आप उसको पहले ही एक पेपर पे नोट डाउन करके पॉइंट्स में लिख लो. आप अपने फैक्ट्स से लेके अपनी प्रेयर तक पॉइंटर्स बना लो. ओरली उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो बाद की बात है, पहले आपने बोलना क्या है. सो आपने ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए बेसिकली आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. आपको बोलना क्या है, आपको प्रेजेंट क्या करना है, कितना करना है. कितना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मच, वॉट, व्हेन एंड हाउ मच. क्या करोगे प्रेजेंट? फैक्ट्स हैं तो वो क्या फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं. व्हेन, कब करने हैं. जब पूछा जाए एक तो तब बताने. आप यू शुड बी अलर्ट. आपसे अब इसमें आपने आर्ग्यूमेंट्स बता दिए, आपने फैक्ट्स बता दिए, ओके. इसके बाद इश्यूज़ पर जाओगे आप, ठीक है. इश्यूज़ कैसे बताओगे? जैसे इश्यूज़ रेज हैं, आपने इशू रेज कर दिया, अगेन इन दैट पोलाइट लैंग्वेज. दैट इज़ वन एग्जाम्पल. एक बेसिक आपको बताया है कि इस तरह से आपने बात करनी है वहाँ पर. इशू रेज कर दिया आपने, सेक्शन बता दिया. अब कितना टाइम आपको क्वेश्चन भी किया जाएगा. जैसे आपने अपना डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट भी दे दिया, आपको डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है, ठीक है, बाय सीकिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट. आपने बोल दिया, अपने पिटिशनर का राउंड हो गया पूरा, बट ड्यूरिंग दैट आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है.
ठीक है। अभी इसमें मोस्टली केसेस में ऑब्जेक्शन नहीं होता, अदरवाइज रियल केस में तो ऑब्जेक्शन भी होता है ना ऑपोजिट पार्टी से, लेकिन इन मूड कोर्ट्स यूजुअली ऑब्जेक्शन नहीं होता, रिबटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर सपोज जैसे अब ये आपने मुझे पूरा फैक्ट समझा दिए, आपने मुझे इश्यूज समझा दिए, आपने किस बेसिस पे आप मुझे ये आर्ग्यू कर रहे हो आपने मुझे वो भी समझा दिया, लेट्स से दैट, ठीक है। सो मैंने बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया रिगार्डिंग सपोज ये है कि मैंने पिटिशनर से सपोज क्वेश्चन पूछा दैट ड्यूरिंग व्हेन शी वाज आर्ग्यूइंग हाउ कैन यू से दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द रिस्पोंडेंट वाज बाइंडिंग एंड द अमेंडेड कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल। आप बात कर रहे हो और मैंने ड्यूरिंग दैट आपसे ये क्वेश्चन पुट किया, ये पॉइंट पढ़ो, जैसे ये फैक्ट है फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पुट किया on what grounds can you say the contract, the notice which you sent for amendment of the contract with the respondent party, how can you say it is binding and enforceable? Because contract is already carrying a clause that the contract can be amended with the mutual consent. But there is no contract. There was no mutual consent. But Mr. Buller said that he will tell us after the approval of the board. But did he confirm? He replied that it will likely to. It will likely to be approved. Good. अब जब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा आप पहले क्या बोलेंगे? आई एम ऑब्लाइज्ड दैट माई लॉर्ड इज़ आस्किंग फॉर अ क्लैरिफिकेशन। जब आप वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप आंसर देंगे तो आप उनसे बोलेंगे आई एम ऑब्लाइज्ड दैट योर ऑनर इज़ आस्किंग फॉर अ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द फैक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स या इश्यूज जिससे भी रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछें या लॉ। But if we don't know. हाँ, व्हाट इफ़ यू डोंट नो। अभी आपने क्या किया? अभी भी आपने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया, चुप तो नहीं रहे आप, वही करना है। यू डोंट हैव टू स्टे क्वाइट। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है रिगार्डिंग दैट इशू या क्वेश्चन, टेल दैट, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली, डोंट स्टैमर, बी कॉन्फिडेंट कि आपको जितना पता है उसको बताओ, समझाओ उसको। और अगर बिल्कुल भी क्वेश्चन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, यू हैव नो हिंट अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, apologize. Apologize and say the council would be obliged to seek clarification. The council would be obliged. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन वेरी गुड। इसको प्रेजेंट कैसे करोगे? आप काउंसिल हो, आपने सही बात बोली, तो उसको प्रेजेंट कैसे करोगे? आपने सेक्शन बोला 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, क्लियर। अब आपका अगर वो रिसर्चर है तो वो आपको क्लियर कर सकता है। अब आप इसको बोलोगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करोगे?
The council, Your Honor, would like to bring to your notice section 187 of the Indian Contract Act, which provides as follows, और उसको आप कोट करोगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज को. The council, comma, Your Honor, would like to bring to your notice section 187 of the Indian Contract Act 1872, whereby it has been stated dash inverted commas में you will quote the language of the Bear Act section as it is of section 187. ठीक है? Clear? अभी जैसे इन्होंने करेक्ट किया, अभी आपने इनको करेक्ट किया, वहाँ पे आप बोल नहीं पाएंगे, है ना? वहाँ पे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे अपने स्पीकर से? अगर आपको सपोज मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा और अगर आंसर नहीं बता पा रहा स्पीकर, तो रिसर्चर कैसे हेल्प कर सकता है स्पीकर की? रिसर्चर को तो होगी नॉलेज उस चीज़ की, है ना? मे बी क्या पता उस वक्त स्पीकर के माइंड में ना उसको नॉलेज चाहे हो, बट वो उस वक्त उसके माइंड में कैसे हेल्प कर सकता है? उसको बताकर, बट बताएगा कैसे उसे? रिसर्चर तो बोल ही नहीं सकता, लिख कर. अगर आप कभी प्रैक्टिस में भी, अगर आप रियल कोर्ट में भी आप देखेंगे, तो जो जूनियर काउंसल्स जाते हैं सीनियर काउंसल्स के साथ, जूनियर एडवोकेट्स जाते हैं या फिर इंटर्न्स जाते हैं, तो वो अपने सीनियर को लिख कर बताते हैं. या फिर अगर कोई प्रोविज़न है, कोई सेक्शन है, तो वो पेज नंबर पे वो सेक्शन को हाईलाइट करके उनको फॉरवर्ड करते हैं, बट विद परमिशन करना होगा. रिसर्चर विल टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और अगर वो अलाउ करते हैं तो कर देंगे. यूजुअली वैसे रूल बुक में होता है, ऐसा अलाउड है, लेकिन अगर ऐसा नहीं मेंशन्ड है तो आप उसी वक्त देयर एंड देन आप अपने जूरी से परमिशन लेंगे, रिसर्चर परमिशन लेंगे. ठीक है? परमिशन मे आई सीक द परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट टू हेल्प माई को स्पीकर. अगर स्पीकर है, सपोज स्पीकर 2 भी हेल्प करना चाहता है, तो वो रिसर्चर को तो बता सकता है ना. तो वो को स्पीकर 1 या फिर को स्पीकर 1, को स्पीकर 2, कौन हेल्प करना चाह रहा है? अगर स्पीकर 1 करना चाह रहा है तो वो भी, लेकिन थ्रू रिसर्चर हेल्प करेगा वो स्पीकर की. डायरेक्ट स्पीकर 1 स्पीकर 2 बात नहीं करेंगे, वो थ्रू रिसर्चर करेंगे. अल्टीमेटली रिसर्चर विल हेल्प. ठीक है? समझा कुछ? ओके. रिसर्चर स्पीकर से तो ऑब्जेक्शन लाइक पार्टी ए टीम ए टीम बी. ठीक है? आप अपने आर्ग्यूमेंट्स अभी प्रेजेंट कर रहे हो मेरे आगे, टीम बी बीच में से उठ के ऑब्जेक्शन सीक कर रही है व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग, बट मूड कोर्ट में नहीं होगा ऐसा. रिबटल इज आफ्टर दोनों पार्टीज़ के हो चुके हैं आर्ग्यूमेंट्स, पार्टी ए का हो चुका है, पार्टी बी का हो चुका है, या इन सम कॉम्पिटिशन्स इट ऑल्सो हैपन्स कि पार्टी ए का भी सपोज हो गया है, फिर पार्टी बी परमिशन सीक करेगी फॉर रिबटल्स ऑल्सो. अगर रिबटल का प्रोविज़न नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए अगर प्रोविज़न है फिर तो इट्स फाइन, लेकिन अगर नहीं है तो आप पूछोगे कोर्ट से, परमिशन लोगे आप. ठीक है? तो पार्टी भी उसी वक्त भी पूछ सकती है, या फिर दोनों पार्टीज़ के जब आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे उसके बाद पार्टी ये बोल सकती है कि सर आई वुड लाइक टू रिबट व्हाट माय फ्रेंड, माय लर्नड फ्रेंड और माय लर्नड काउंसिल हैज़ जस्ट स्टेटेड. ठीक है? ओके. आप कुछ पूछ रहे थे?
2 स्पीकर्स इसलिए क्योंकि एक तो अगर आप सपोज इश्यूज़ फ्रेम कर रहे हो, आप 3 या 4 या 5 इश्यूज़ तो करोगे, तो अगर पांचों इश्यूज़ पर आपको कितना बोलना पड़ेगा, है ना। अगर एक ही स्पीकर होगा, सबसे पहली बात वो इतना शायद नहीं उसको एफिशिएंटली पुट अप कर सके पांचों इश्यूज़ को, और अच्छे से आपको बोलने के लिए आपको रिसर्च भी बहुत अच्छे से करना होगा। सो बेटर ये नहीं होगा कि 2 इश्यूज़ आप ले लो और 2 इश्यूज़ आपका को स्पीकर ले ले। सो आप दोनों रिसर्च करोगे अपने 2-2 इश्यूज़ पर, तो आप बेटर बोल सकोगे। अगर आप 4, वैसे आपको सब पर करना है, बट एक इन डेप्थ रिसर्च आप अपने 2 इश्यूज़ पर करोगे, आप बेटर बोल पाओगे। इसलिए मैम अगर दोनों स्पीकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फैक्ट्स जो डिस्कस करिए तो फर्स्ट जा रहा कर देगा। हाँ, वो फर्स्ट करेगा और इश्यूज़ भी बताएगा वो अपने 2 दैट, और वो बताएंगे दैट माय लॉर्ड आई ऑन बिहाफ ऑफ दिस ऑन बिहाफ ऑफ petitioner और appellant आई एम रिप्रेजेंटिंग इशू नंबर 1, इशू का नाम, इशू नंबर 2 का टाइटल एंड नेम हो गया। आर्ग्यू कर लिया आपने। उसके बाद सेकंड स्पीकर को लाने से पहले, इनवाइट करने से पहले आप बोलेंगे नाउ आई कंक्लूड my arguments and I would seek permission to invite my learned counsel co-speaker to carry on or continue and present further arguments। हो गया। उसके बाद आपका जब सेकंड स्पीकर आएगा वो बाकी अपने 2 इश्यूज बोलेगा और प्रेयर के साथ कंक्लूड कर देगा। ठीक है, प्रेयर जो इनिशियल ब्रीफ देगा वो स्पीकर नंबर 1 देगा, कंक्लूड करेगा प्रेयर के साथ स्पीकर नंबर 2, और रिसर्चर उनकी हेल्प करेगा थ्रू राइटिंग कम्युनिकेशन। और जब ऑपोजिट पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे तब वो सबसे, क्योंकि स्पीकर का तो ध्यान बोलने में होगा, सुनने में भी और समझने में भी होना चाहिए, बट रिसर्चर वुड बी सिटिंग देयर, तो वो उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत केयरफुली बारीकी से सुनेगा, उनके पॉइंट्स नोट डाउन करेगा, और जो उन्हें लगता है कि उनके अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं वो नोट डाउन करके अपने स्पीकर को बताएगा एंड ही विल डिस्कस इट विद द स्पीकर। फिर स्पीकर रिबट करेगा उन चीज़ों को। क्लियर? और कुछ? कोई भी कर सकता है, देयर इज़ नो मतलब फिक्स नहीं है कौन करेगा। यूजुअली स्पीकर 1 करता है, स्पीकर 1 ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे सपोज़ आप 2 स्पीकर्स हो, तो जो आपको लगता है ज़्यादा एफिशिएंट है बोलने में, कम्युनिकेट करने में, स्पीकर 1 वो रहे तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो मेजॉरिटी टाइम लेगा। और स्पीकर 2 छोटे इशू से डील, वैसे तो अगर दोनों स्पीकर्स अच्छा बोल पाते हैं तो देयर इज़ नॉट एन इशू, बट होता है कि एक स्पीकर थोड़ा बेटर फ्लुएंटली बोल पाता है, दूसरा स्पीकर बोल पाता है बट नॉट दैट कॉन्फिडेंटली, और थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो थोड़ा टाइम ले सकता है। बिकॉज और इनिशियल इश्यूज़ जो लेंदी इश्यूज़ हैं, और कौन से इश्यूज़ आपको कब डील करने हैं वो भी आप डिसाइड करो, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड। ठीक है? और कुछ? अब ऐसे देखो ना आप लोग, इसीलिए ऐसे कि इंटरैक्टिव सेशन होता है तो अच्छा रहता है। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस नहीं पूछते तो हो सकता है दीज थिंग्स वुड हैव बीन मिस्ड, ऑल्दो एक लास्ट में कंक्लूजन में आई वुड हैव टोल्ड यू, बट अभी आप लोगों ने पूछा तो आपको मैं बहुत क्लियरली बता पाई क्योंकि आपके डाउट्स थे। अगर नहीं होते तो आप भी चले जाते, मैं भी चली जाती ब्रीफ में बताकर, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, है ना। सो अब आर्ग्यूमेंट्स आपने प्रेजेंट कर दिए, प्रेयर तक आप पहुंच गए। हाँ जी, आपने स्पेशल एक कंडीशन बताई थी ना, हाँ, तो उसके कुछ ग्राउंड्स भी होंगे, तो एक तो वो कंफर्म कर दो। इसमें आपकी प्लेंट में है वो आर्ग्यूमेंट्स में। नहीं मैम, कौन क्या ग्राउंड्स है मतलब स्पेशल कंडीशन को फाइल करने में? सी बेसिक इज यू अग्रीव्ड पार्टी बाय जिस ये कीवर्ड्स हैं, जब आप ये ध्यान से देखोगे ना, आपको कहीं भी किसी भी इशू में से आप डिग आउट कर सकते हो कि ये लॉ अप्लाई होगा, एसएलपी हम फाइल कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन है फॉर हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ठीक है, लोअर कोर्ट से ही स्टार्ट करोगे आप, लोअर कोर्ट के डिसीजन से आप अग्री होके कहाँ जाओगे? सेशन कोर्ट, ठीक है।
उसके बाद वहाँ भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट में भी आप डिवीज़न बेंच जो कि इस केस में गए थे वहाँ गए, वहाँ से अग्री हो गए, फिर जाओगे आप। अब यहाँ आकर आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का भी जाने का अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का, कैसे डिसाइड करोगे? ग्राउंड सिर्फ एक ये है कि आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 136 में ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ये क्लियर एंड क्रिस्टल ग्राउंड है। लेकिन ग्राउंड क्या है? वो ग्राउंड नहीं, वो कंडीशंस होंगे। आप तब जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेशन चले गए, सेशन से आप हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से आप डिवीज़न बेंच चले गए, सब कुछ तो आपने ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ को यूज़ कर लिया, फिर भी आपको डिसीजन नहीं मिला, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। SLP आप तब फाइल करते हो। आप अगर आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से अग्रीड हो गए, आप सेशन तक चले गए, उसके बाद आप थोड़ा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, अलाउ ही नहीं होगी आपकी पिटिशन। डिसमिस भी क्या, ऑब्जेक्शन ही हो जाएगा, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में ही रिजेक्ट हो जाएगी, वो प्लेन रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए ये है ग्राउंड आर्टिकल 136 SLP के लिए। क्लियर? एंड मैम इन केस अगर रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलता, देन व्हाट दे डिड, मतलब क्या करना है? डिवीजन बेंच। ठीक है। हाँ, तो अभी वो कौन सा केस था? दैट वाज अ 9 जज बेंच। भी रिसेंट केस ही था अभी एक, सबरीमाला ऑल्सो, सबरीमाला केस। एंड इफ़ यू रीड दैट ट्रिपल तलाक वाला केस, क्या हुआ था उसमें? मतलब नॉट अबाउट द फैक्ट्स, कैसे प्रोसीड किया था? पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस बेंच थी, देन 7 देन 9। एक बेंच से अग्री हुए, हायर बेंच पे गए, हायर बेंच से भी अग्री हुए और हायर बेंच पे गए। ठीक है। 13 बेंच तो सिर्फ अभी एक ही नहीं हुई ना। 13 बेंच कौन से केस में हुई थी अभी? उसमें जस्टिस AK सिकरी का था शायद डिसेंडिंग ओपिनियन, है ना? दैट वाज सिर्फ उनका था एक। ठीक है। और कुछ क्लियर हुआ? कुछ डाउट्स? आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे आपने ये वाले? कुछ प्रॉब्लम इसमें आई थी आपको? अब आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम कर लोगे ना? बिकॉज कल हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, अ ब्रीफ प्रैक्टिकल, नॉट द होल सिनेरियो, बट मैं आपको एक बेसिक एक इशू दूंगी, फैक्ट्स वैक्ट्स कुछ वो नहीं, सिर्फ एक इशू दूंगी। है बस कल कंक्लूड कर रहे हैं हम ये, वी आर कंक्लूडिंग मूड कोर्ट। तो पहले बोलते जब मैं पूछती थी आप लोगों से कि सजेस्ट करो तो आप मुझे बताते क्रिमिनल का, तो मैं क्रिमिनल का करती। मैं ठीक है मैम, कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा बोरिंग होता है, CPC का मे बी, CPC और प्रॉपर्टी लॉ। हाँ कर सकते हैं, बट आप लोग करो प्रिपेयर, आप लोग के पास है ऑप्शन। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। मूड मेमोरियल में आपके पास ये नहीं पूछेंगे कौन से ईयर से हो। मूड में आपकी मूड कंपटीशन में जो टीम होगी वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के तीनों के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और नहीं मैम, तो उस टाइम तक CPC हमारे पास नहीं था, तो सर के बच्चे किस में इंटरेस्ट है? तो सर CPC नहीं आया, सर में सीधा था। ये कोई ग्राउंड नहीं है, नहीं है ये कोई ग्राउंड। लॉयर को सब पता होना चाहिए, सब। सर कह रहे पढ़ो, फिर पढ़ना ही सब है। कहाँ? कुरुक्षेत्र कोर्ट? कहाँ, किन के अंडर? अरुण चौधरी। ओके। ओ माय गॉड, अभी तक इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ हमारा। I am Advocate Divya Gira Sharma, practicing currently in Karnal District Court and Delhi High Court and Punjab Haryana High Court. Enough or you want to know more? हाँ, तो अभी हम इश्यूज बता दिए, इश्यूज रेज्ड हो गए।
एविडेंसेस आप देंगे, अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस आप करेंगे। पता है ना अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस क्या होता है? तो अभी हमने इसमें यही किया, केस लॉज अथॉरिटीज़ मेंशन की। अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस, कौन से एविडेंसेस को आप यूज़ कर सकते हो, कोट कर सकते हो इन कोर्ट रूम टू मेक योर केस मोर स्ट्रॉन्ग एंड प्रूव योर केस स्ट्रॉन्गली। दैट इज़ अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस इन ब्रीफ। एविडेंस एक्ट पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो इन डिटेल। करोगे अब, कर लोगे ना अब मेमोरियल प्रिपेयर कॉन्फिडेंटली? एक और चीज़ है, हम इसमें फिर कंक्लूड करते हैं। तब तक आपने कुछ पूछना है तो प्लीज़ आस्क। प्रेयर पढ़ो, फिर पढ़ो पढ़ो, खड़े हो, चलो जल्दी। नहीं, अब तो आप सेकंड स्पीकर हो ना, आपने आर्ग्यू कर दिया, उसके बाद आप ही कंक्लूड करोगे। आपने परमिशन बोलने की पहले ले ली जब आप स्टार्ट करने आए थे आर्ग्यूमेंट। Therefore, in the light of the facts of the case, issues raised, arguments advanced, and authorities cited, this honorable court may be pleased to find that the appellants had a good claim at the time of serving the notice of abandonment to the respondent. The insurance company is liable to pay 100% of the value of the goods to the appellants and pass any other order that it may deem fit in the hands of justice, equity, and good conscience, all of which is respectfully submitted. प्रे कर रहे हो जितना रिस्पेक्टफुली, चाहे पूरे मेमो में, पूरे आर्ग्यूमेंट में रिस्पेक्ट शो ना किया, प्रेयर में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करनी है, ठीक है? वरना रिलीफ नहीं मिलेगा फिर। क्लियर? अब मैं आपको वो नोट डाउन करवा दूँ इफ़ यू वांट। चलो फिर स्टार्ट करो फिर। किसका? ऑर्डर इज, जजमेंट इज़ द फाइनल डिसीजन। इन आपको अभी मैं आपको समझाती हूँ सिंपली, जो फाइनल डिसीजन हो गया, जजमेंट हो गई। जजमेंट पास करने से पहले बहुत से ऑर्डर्स पास हुए होंगे, इंटरिम ऑर्डर्स, है ना, फाइनल ऑर्डर, फिर जजमेंट। लेकिन ऑर्डर इज, जैसे कोई मैटर फॉर एग्जांपल चल रहा है, अभी कोई मैटर चल रहा है इन द कोर्ट, इन बिटवीन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी सूट है कोई, ठीक है, आपने सिविल सूट है, आपने इंजंक्शन के लिए फ़ाइल किया है, मैंने ग्रांट कर दी इंजंक्शन, दैट इज़ नॉट द जजमेंट। मैंने सामने ऑपोजिट पार्टी को रोक दिया है टू कंस्ट्रक्ट फर्दर ऑन दैट प्रॉपर्टी, दैट इज़ एन ऑर्डर। ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू अ थिंग। इन बिटवीन जो प्रोसीजर में जो चल रहा है, मैटर चल रहा है अभी, ट्रायल चल रहा है अभी, इन बिटवीन जो जो डिसीजन होगा, एक ही डेट पे तो पूरा केस डिसाइड नहीं हो जाता, यू हैव सेवरल हियरिंग्स एंड सेवरल डेट्स। जो इन बिटवीन होता है वो ऑर्डर होता है। जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था कि आई प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, जो फर्स्ट टाइम मेरा था, तो उन्होंने जो फाइन लगाया था वो एक इंटरमीडिएट ऑर्डर के फॉर्म में था। एक, द काउंसिल बी ऑर्डर्ड टू पे द फाइन एज फॉलोज, जो भी अमाउंट था, ठीक है? आया समझ? क्लियर? वो जजमेंट नहीं था, वो जजमेंट इज़ द लास्ट एंड फाइनल डिसीजन। जब ट्रायल भी हो गया है, एविडेंसेस भी आपने दे दिए हैं, विटनेसेस भी हो गए, आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स हो गया, सब कुछ हो चुका है, फाइनल ऑर्डर। जो अप्रेजल है उसमें जो अथॉरिटी हम मेंशन करें उसका कितना पार्ट में आगे प्रेजेंट होगा? सी, अथॉरिटीज़ जितना भी आप अथॉरिटीज़ आपने अपने मेमोरेंडम में शो किए हैं, तो जो आपको लगे बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है, आपको वो मेंशन करनी ज़रूरी है। आप मेंशन करोगे, फिर आपसे पूछ भी सकते हैं कि ओके ऑन व्हाट बेसिस
यू आर रेफरिंग टू दिस अथॉरिटी, तो आप वो ऑलरेडी मार्क करके जाओगे, आप हर नहीं मार्क करोगे। आपने शायद इसमें 50 अथॉरिटीज़ मेंशन की होंगी, लेकिन यू विल हाईलाइट इट एंड पेज नंबर आपके पास ऑलरेडी लिखा होना चाहिए कि मेरी ये अथॉरिटी इस पेज नंबर पर है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं इस पैराग्राफ को रेफ़र कर रहा हूँ आप वहाँ पे, ताकि उन्हें क्लियरली बता सके। क्योंकि आपके जो लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ है, एंड इन सम केसेस यू फॉर्म अ कंपेंडियम ऑल्सो, मतलब इन आप लगा लो एक कोलैबोरेशन ऑफ केसेस एंड अथॉरिटीज़ एंड जजमेंट्स यू हैव यूज्ड, उनकी कॉपीज़ होती हैं, वो भी कई बार आप जज को प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी आपको सबमिट करनी होती है, नॉट अ कंपल्शन बट आप कर सकते हो रिक्वायरमेंट हो तो। अदरवाइज़ आपकी मेमोरेंडम तो आपका होगा ही वहाँ पर, और आपने उसमें इंडेक्स में भी मेंशन कर रखा है, क्लियर। और अपने फैक्ट्स में भी जब आप डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, आपने वो जजमेंट रिलेट की होगी कहीं ना कहीं, आपने उसको मेंशन किया होगा, एक्सप्लेन भी किया होगा कि उसमें ये पर्टिकुलर चीज़ डिसाइड की गई है, रिलीफ मिला है। सो आप वो रेफ़र करोगे, पेज नंबर एंड अथॉरिटी वो आपके पास बस लिखा होना चाहिए। हर अथॉरिटी नहीं करोगे आप मेंशन, जो आपको लगेगा मोस्ट रेलेवेंट है। मेमोरेंडम में तो हर करोगे जो आपको लगता है, लेकिन बोलोगे वही 1, 2, 3 अथॉरिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको बोलनी ही बोलनी है, उसके बिना तो आपका केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो उसका आपको पेज नंबर, पैराग्राफ, टाइटल सब याद होना चाहिए। और फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट्स के और अथॉरिटीज़ के याद रखने, ठीक है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बोलूँ आपको, फिर प्लीज़ राइट डाउन। जैसे फॉर प्रेजेंटिंग, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, द काउंसिल क्या केस वहाँ पे हमने अथॉरिटीज़ देखते हैं क्या ऐसे हुआ था, तो वहाँ पर मतलब टाइम तक सोचते हैं, तो वहाँ पर कर देते हैं अथॉरिटीज़। वही जब आपको अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस करना होगा, जब आप डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स दोगे ना, ऐसे ही होता है ड्राफ्ट। बस आप हर चीज़ टाइटल, आप इंडेक्स मेंशन नहीं करते हो रियलिटी में, जब आप अपना प्लेंट फाइल करते हो, पिटिशन ड्राफ्ट बनाते हो, लेकिन वो भी इसी स्टेज पर होगा। अप्रेजल अथॉरिटी आप जैसे जैसे आर्ग्यू करते जाओगे ना, आप रेफ़र करते जाओगे दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आई वुड लाइक टू सबमिट। वो आप तभी करोगे एज एंड व्हेन, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको इस टाइम पे सारी अथॉरिटीज़ दिखानी है। जैसे जैसे आप गो विद द फ्लो वाला, इट्स लाइक स्पॉन्टेनियस। अगर आपके कोई आर्ग्यूमेंट में रिक्वायरमेंट है अथॉरिटी प्रेजेंट करने की या कोई केस लॉ प्रेजेंट करने की, आप उसी वक्त करोगे। वो डिसीजन को अफेक्ट करता है। हाँ, इट डिपेंड्स, इट अफेक्ट्स द डिसीजन। अगर ऑलरेडी डिसाइडेड केस है, जैसे वो राइट टू स्लीप वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रामलीला मैदान वाला जो केस था, बाबा रामदेव वाला, उसमें राइट टू स्लीप हो गया कि फंडामेंटल राइट है। उसके बाद माता का जागरण होता है कहीं, तो आपके पास वो राइट है कि आप सूट फाइल कर सकते हो दैट माई राइट टू स्लीप इज़ बीइंग डिस्टर्ब। अब आप जब आप ये प्लीड कर रहे हो दैट माई फंडामेंटल राइट टू स्लीप इज़ बीइंग डिस्टर्ब, वो किस बेसिस पे कर रहे हो आप? ऑलरेडी डिसाइडेड केस है बाबा रामदेव वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप उसके बेसिस पे कर रहे हो, ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर आप वो मेंशन कर रहे हो, आपका केस स्ट्रांग हो गया कि ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, हम इसके अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है। और अगर ये मेंशन नहीं करोगे आप, तो वो कैसे मानेंगे आपकी बात? उन्हें पता है कि फंडामेंटल राइट है राइट टू स्लीप, लेकिन आप कैसे कन्विंस करोगे उन्हें? उसके लिए आपको अथॉरिटीज़ मेंशन करनी होंगी, जजमेंट्स मेंशन करनी होंगी, ठीक है। राइट डाउन प्लीज। द काउंसिल इज हेयर इन द मैटर ऑफ इन्वर्टेड कॉमास में पार्टीज का नेम, जैसे एपेलेंट वर्सेस appellant versus respondent representing the appellant, या आप respondent को कर रहे हो तो respondent, उसमें आप representing नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे responding,
बस आप रिप्रेजेंटिंग की जगह रिस्पॉन्डिंग लिख देंगे, रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। आगे नेक्स्ट, ये आपने अपना बता दिया आप किसके बिहाफ पर हैं। आफ्टर दैट, जब कि इस कोर्ट को क्यों मैं, मतलब वाई हैव आई अप्रोच दिस कोर्ट, क्यों है मेरा लोकस स्टैंडी विद दिस कोर्ट, वो आप कैसे बताएंगे? विद ड्यू परमिशन ऑफ द बेंच। इनवर्टेड कॉमर्स, द काउंसिल वुड like to state, like to state the jurisdiction of this honorable court, of the honorable court, sorry. जो सबसे पहले हमने फैक्ट्स ब्रीफ स्टेट करने से पहले अंडर विच सेक्शन मेंशन किया था, जुरिस्डिक्शन के बाद कौन से सेक्शन के थ्रू हम आ रहे हैं, वो कैसे लिखेंगे? द एपेलेंट इन द प्रेजेंट केस हैज अप्रोच्ड the Honorable Supreme Court to initiate the present appeal or SLP or writ petition under Article 136 of the Constitution of India. Under Article 136 of the Constitution of India. नेक्स्ट, या फिर द एपेलेंट्स और पिटिशनर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली submits to the honorable court. आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे द आई वुड लाइक टू आर्ग्यू या आई विल आर्ग्यू, नहीं, सबमिट, रिमेंबर दिस। ऑनरेबल कोर्ट आगे जो इश्यूज बता रहे हैं, तो इश्यूज नेक्स्ट, जब आप अप्रेजल करेंगे ऑफ एविडेंसेस एंड फैक्ट्स, you will say I am basing my arguments, basing BASING, my arguments on section 130, like for example in this case section 136 या फिर सेक्शन 187 लिख लो, बेसिंग माई आर्गूमेंट्स ऑन सेक्शन 187 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच स्टेट्स एज फॉलोज।
वो क्वेश्चन वाला तो आपने लिख लिया होगा, व्हेन द ज्यूरी आस्क्स यू अ क्वेश्चन, है ना। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो यू कैन अपोलोजाइज, या फिर यू कैन ऑल्सो से द काउंसिल प्लीड्स इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट और लॉ। Pleads, PLEADS, ignorance of the fact or law, whatever it may be. अच्छा, अब आपने आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम किए, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको पता है आपका कोई आर्ग्यूमेंट, आप सपोज स्पीकर 1 ने अपने प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट से ज़्यादा टाइम ले लिया, तो स्पीकर 2 के पास कम टाइम बचा, उसका बेचारे का एक आर्ग्यूमेंट तो रह ही गया, उसको सीधा प्रेयर करनी पड़ रही है, तो वो हाउ विल दैट अफेक्ट योर केस? आपके अगेंस्ट जाएगा वो, जब आपका एक आर्ग्यूमेंट आप एक, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, जो आपका एक कहते हैं ना हुक्म का इक्का आखिर के लिए रखते हो, लास्ट के लिए, अगर वही रह जाए तो क्या फ़ायदा, फिर तो हार गए आप, बैठे बिठाए केस हार गए। सो इन दैट केस अगर टाइम आपके पास नहीं बचा है, आपको लग रहा है जल्दी ख़त्म हो रहा है टाइम, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो, बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली यू कैन आस्क फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, अ फ्यू मोर मिनट्स, बट विद ड्यू परमिशन, ठीक है। उनको ऑफेंड नहीं होना चाहिए, बट ये ऑब्वियसली आपका लैक ऑफ व्हाट यू विल से कोऑर्डिनेशन दिखाएगा, बट कोई ऑप्शन नहीं, आपको अपना आर्ग्यूमेंट तो देना ही है आपने अपना, बट उसको वो आपको डिसाइडेड होना चाहिए आपके पास हर आर्ग्यूमेंट का, स्पेशली जो लास्ट के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, वैसे हर आर्ग्यूमेंट का, बट जो लास्ट के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका, जो आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी सिर्फ अगर ब्रीफ बताना पड़े ना, आर्ग्यूमेंट्स का, नॉट फैक्ट्स का, आर्ग्यूमेंट्स को आपको देना पड़े ब्रीफ में, तो वो पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए कि मुझे अगर ये आर्ग्यूमेंट ब्रीफ में देना पड़ा, टाइम नहीं हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा या बोलूँगी, वो पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि विद इन 1 मिनट आर्ग्यूमेंट तो आप आराम से समझा देते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है, तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऐसा एक पॉइंट ज़रूर होता है हर आर्ग्यूमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके आसपास हम सारी चीज़ें घुमाते हैं, वो याद रखना हमेशा, वो लिखा होना चाहिए आपके पास कि ये बोलना है आपको, ठीक है। और बोलते हुए, अब ये तो हो गया, ये तो हो गया, हम लीगल उसमें कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट कैसे करोगे खुद को कॉन्फिडेंस से, लाइक अभी जब आप रीड कर रहे, अभी जब आप अपने फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे थे मुझे, आप थोड़ा सा एंग्जियस हो गए, है ना, क्यों? क्योंकि आपसे एक गलती हो गई बोलने में, या जो भी आपको लगा कि नहीं मुझसे गलती हो गई, हो जाती है, ह्यूमन एरर है, नेचर है ह्यूमन, हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अपोलोजाइज देयर एंड देन कर लो, और काम रहो, जितना आराम से रहोगे, जितना काम रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, डरो मत। वही हम सीखे हैं हम इस क्लास में कि डरना नहीं है, बोलो, लेकिन अपने पॉइंट को अब धीरे धीरे पॉलिश करो कि कैसे उसको तुम लॉजिकली बोलोगे, बोलोगे सब, लेकिन लॉजिकली कैसे बोलोगे, रीजनिंग के साथ कैसे बोलोगे, वो सीखना है हमें। और वो कैसे सीखोगे? सिर्फ प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस होगी तभी बोलोगे, स्टैमर नहीं करना है, हो जाते हैं कई बार, भूल जाते हैं, लेकिन जब भूल जाओ तो ये नहीं, कोई क्वेश्चन पूछा, अगर सपोज रिबटल ही हुआ, जज ने नहीं, आपसे अगर ऑपोजिट पार्टी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया, तो जैसे अभी कर देते हैं स्टूडेंट्स, मैम नहीं, ये नहीं कर सकते आप। खड़े होके अपोलोजाइज के लिए बोलो कि आई सीक इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट और लॉ जज से, लेकिन अगर ऑपोजिट पार्टी, तब भी आप, वो तो आप सेम लेवल पे ही हो ना, आप उनको आप अपोलोजाइज नहीं करोगे, आप वो उनको आप टैकल करोगे उस, वैसे तो इसीलिए हम प्रिज्यूम, मतलब हम जो व्हाट यू से प्रोबेबल जो ऑब्जेक्शंस हैं जो ऑपोजिट पार्टी ला सकती है, हमें उसके लिए पहले ही प्रिपेयर करना है। हमें इसीलिए जजमेंट्स और अथॉरिटीज़ सिर्फ अपनी नहीं पढ़नी, जो ऑपोजिट काउंसिल भी प्रेजेंट करेगा वो भी पढ़नी है हमें, कि वो उसमें से अगर उसने क्वेश्चन उठा दे तो हम जवाब क्या देंगे, वहाँ पे ऊँ कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, फिर हंसेंगे फिर बच्चे और लोग सब सिर्फ, ठीक है। और कुछ पूछना है?
बाकी कल एक हम फाइनल कंक्लूजन करेंगे, एक प्रैक्टिकल मैं आपको इशू दूंगी, विल फ्रेम आर्ग्यूमेंट्स ऑन द स्पॉट और उसे प्रेजेंट करोगे। तो इसलिए जो आज सीखा है उसको रिवाइज करना, इसीलिए मैंने ये लिखवाया है आपको। मैं पीपीटी भी दिखा सकती थी बट आप तब लोग लिखते ना इसे, और नेट चल नहीं रहे हैं तो आप तक शायद वो पहुंचता भी ना। तो कल आना सब, ओके? फाइनल डे है, कंक्लूड करेंगे, और जो डाउट्स होंगे वो पूछ लेना कल। क्लियर? पढ़ के आना कल। थैंक यू।